चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आस्था और भक्ति की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 7 जुलाई से यहां पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल, इस धार्मिक आयोजन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंचने लगे हैं। यहां भगवान का शाही रथ बनकर तैयार हो गया है और अब रथ को सजाया संवारा जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पुरी में आस्था के रंग। पुरी में भव्य उत्सव की तैयारी। आ रही है भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन की बारी। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जगन्नाथ की सवारी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचने लगे हैं। उत्साह कैसे है? मन में तो बहुत उत्साह तो रहेगा क्योंकि कितना दिन के बाद जगन्नाथ आएंगे ना, बर्तन लोग हम लोग से देखेंगे और जो लोग मतलब इतना बरिश जो मतलब देखने के लिए दर्शन के लिए जो रुका है, अभी देखेंगे जगन्नाथ को सब लेके देखेंगे एक साथ में। और भक्ति हमारा मतलब जगन्नाथ को हम लोग दर्शन करेंगे, इतना पुण्य हम लोग तो कभी नहीं मिलेगा। दोबारा आशीर्वाद महसूस हुआ है, उसी में भगवान ने बोला आज भी तो आएंगे इधर। मतलब ये पहली बार है या फिर? नहीं, मैं यहाँ पर 3rd टाइम आया हूँ। अच्छा, 3 बार घूमने के लिए आया हूँ भगवान दर्शन के लिए। अब भक्तों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। पुरी में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा 2 दिनों तक यानी 8 जुलाई तक चलेगी। हालांकि रथ यात्रा से पहले 7 जुलाई को दिन भर पूजा परंपराएं चलेंगी और शाम को 5 बजे के आसपास भगवान जगन्नाथ की सवारी निकलेगी और 8 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर पहुंचेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के लिए शाही अंदाज में निकलेंगे। ऐसे में इस भव्य आयोजन से पहले रथ को सजाया और संवारा जा रहा है। ये जो दो दिन का रथ यात्रा इस बार निकाला जाएगा, इसलिए थोड़ा सिलसिला इस बार थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे चर्चा हो रहा है कि इस बार थोड़ा भीड़ ज्यादा होगा, इसलिए पुरी का प्रशासन पूरा तैयार है, पुरी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तैयार है कि इस बार रथ यात्रा को कैसे अच्छा तरीके से निकाला जाएगा। इस बार पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर पावन संयोग भी बन रहा है। इस साल भगवान की रथ यात्रा नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव की शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इससे पहले 1909 और 1971 में ये शुभ संयोग बना था। इस बार रथ यात्रा 2 दिन हो रहा है, इसलिए क्योंकि एक दिन में 3 दिन का काम हो रहा है। जगन्नाथ जी का पर्दा खुलेगा, फिर नेत्र उत्सव, नवयौवन दर्शन और साथ ही साथ रथ यात्रा एक ही दिन में हो रहा है। पुरी में ये आध्यात्मिक परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें भक्तों को अपने आराध्य की सवारी रथ यात्रा को अपने हाथों से खींचने का सौभाग्य मिलता है। जगत में इन्हीं का ही बोलबाला है, यही है जगत के नाथ जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन्हीं का शरण में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इसके लिए हम इस पवित्र रथ यात्रा में, जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, हम सभी भक्त लोग, सभी दर्शनार्थी को निवेदन करेंगे, यही समय है जो महाप्रभु को मांग के अपने समस्त कार्यों को सक्सेस करना और समस्त कार्यों को सफल कराना। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है। धार्मिक और आध्यात्मिक राह पर निकलने वाली ये रथ यात्रा भक्तों के लिए बेहद खास होती है। ये वो पल होता है जब भगवान मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो देखिए पूरे देश में पुरी की रथ यात्रा फेमस है, लेकिन अहमदाबाद में भी ऐसी रथ यात्रा निकाली जाती है और इस बार 7 जुलाई को शुरू हो रही है। और एक और खास बात आपको बताती हूँ कि आज ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है। अच्छा, जगन्नाथ रथ यात्रा हाँ, उन्होंने कहा है कि तैयारियां चल रही दीघा में और अगले साल से वहां भी, मतलब हम अभी देख रहे हैं कि पुरी में रथ यात्रा है, अहमदाबाद में है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में भी एक रथ यात्रा। और हम कितने सालों से इस रथ यात्रा के बारे में सुनते भी आ रहे हैं और अब अहमदाबाद की बात हो ही रही है तो वहां पर भी तैयारियां जो है जमकर हो रही हैं। तो देखते हैं क्या है तैयारियां।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी। 7 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी 147वीं रथ यात्रा। अहमदाबाद शहर में गुजरात की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां मंगला आरती करेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा और रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूरी यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की है। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और अब से 3 दिन जो है पूरा जो कार्यक्रम चलेगा। भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को जो है अहमदाबाद के नगर भ्रमण पे निकलेंगे, तब तक के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पूरी तरह से चुस्त पुलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है। पुलिस के प्रशासन के द्वारा जो है कोई भी प्रकार की चूक न रह जाए उसके लिए आज रिहर्सल भी किया गया और तकरीबन 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं पूरे रूट पे रहते हैं। 16 किलोमीटर लंबा ये रूट है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और साथ ही भाई बलभद्र जो हैं वो नगर यात्रा पे निकलते हैं और भक्तों के पास जाके उनको दर्शन देते हैं। साल में सिर्फ ये एक दिन होता है कि जब खुद भगवान अपने भक्तों के पास जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं, तो उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 5 जुलाई से नेत्रोत्सव विधि के साथ इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो भी लोग सुबह में आएंगे उनको, भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, भीड़ ना हो और पूरी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहीं पर जो है वो पहिंद विधि के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री जो है मीडिया से बात करते हैं और साथ ही मैसेज देते हैं कि राज्य की जनता के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना क्या है, उसके लिए ये जगह रखी गई है। तो पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे कर ली गई हैं। 7 जुलाई को जब रथ यात्रा निकलेगी तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसको लेकर पुलिस भी कमर कस चुकी है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय खुद पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ रथ यात्रा की व्यवस्था को लेकर बैठक की। संपूर्ण ढंग से तैयार है कि रथ यात्रा का जो पूरी जो व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। अभी अहमदाबाद शहर का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक है। हमको सभी समाज के लोगों से हर तरह का सहयोग, मदद मिल रहा है और अलग अलग जगह हम लोग जाके मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आगेवानों से मिल रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है और मैं गुजरात पुलिस के HOPF की तरह आप सबको आमंत्रण करता हूं कि खूब बड़ी संख्या में आप इस रथ यात्रा में जुड़ाएं। यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल पेट्रोलिंग, 3D मैपिंग, AI समेत कई तकनीक इस्तेमाल कर रही है। रथ यात्रा के दौरान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों समेत कुल 18,784 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए 1,931 कर्मियों समेत 16 क्रेन की व्यवस्था की गई है। 47 स्थानों से 96 कैमरों, 20 ड्रोन, 1,733 बॉडी वर्न कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग होगी। पूरे 16 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर करीब 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कमी न रह जाए उसके लिए आज रूट रिहर्सल भी हो चुका है और अब पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग के साथ साथ ड्रोन और 3D मैपिंग के जरिए जो है पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे किसी भी प्रकार की चूक ना हो और रथ यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हो, तब तक के लिए जो है पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और अब जो है ये कार्यक्रम सभी शुरू हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई पर है कि जब भगवान जो है खुद भक्तों के पास जाएंगे और उनको दर्शन देंगे। आज भगवान जगन्नाथ की नेत्रोत्सव विधि के साथ ही अहमदाबाद में उत्सव की शुरुआत हो गई है। कल यानी शनिवार को भगवान जगन्नाथ के सोना वेश में दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में रथ पूजन होगा। 7 जुलाई को सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सुबह 4:30 बजे खिचड़ी भोग और 5 बजे आदिवासी नृत्य और रास गरबा होगा। सुबह 5:45 बजे भगवान रथ में विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह 7 बजे पहिंद विधि करेंगे। पहिंद विधि के बाद रथ यात्रा शहर से निकलेगी।
7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन सुबह 7 बजे रथ मंदिर से प्रस्थान कर जाएगा। 16 किलोमीटर की ये रथ यात्रा कितनी भव्य होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रथ यात्रा में 18 हाथी, 101 ट्रक और 30 अखाड़े शामिल होंगे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जहां पर सिर्फ 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। क्या बात है। देखिए, अभी रथ यात्रा की हमने बात की और अब हम अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल शुभम वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, विशेष तैयारियां भी यहाँ पर की गई है, जैसा कि दीपिका ने आपको बताया। यहाँ पर देखिए कितने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि बालटाल बेस कैंप में 50,000 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम है, जहां से पवित्र गुफा के लिए पैदल यात्रा और सुगम हो जाती है लोगों के लिए। अमरनाथ यात्रा में इन दिनों भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। कोई बेस कैंप से पैदल ही बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहा है, तो कई घोड़े खच्चर के सहारे इस कठिन डगर को पार कर रहे हैं। रास्ते में बारिश हो या फिर मौसम ही क्यों ना खराब हो, बस श्रद्धालुओं के कदम निरंतर पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा बर्फानी के प्रति भक्तों की आस्था अमिट है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यात्रा के शुरू होने के महज 6 दिन के भीतर ही यहां अब तक 1,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। देश के कोने कोने से भक्त अपनी मुराद लेकर भगवान शिव के अद्भुत धाम में पहुंच रहे हैं और बाबा के पावन धाम में पहुंचते ही भक्तों की तकलीफें और थकान भी दूर हो जा रही है। सुना था सबसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है, बर्फ बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, पर भगवान की दया से मैं अभी शेषनाग जी पे पहुंचा हूं और बहुत बढ़िया यात्रा रही। थकान जरूर हुई है लेकिन मज़ा आ गया बाबा के आशीर्वाद से। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा और सब लोगों को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही आनंद आया और बहुत मज़ा आया। सारी जो थकान है वो शेषनाग जी आके दूर हो गई। वैसे तो हर साल इस पावन धार्मिक यात्रा के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस बार बेस कैंप बालटाल में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। ये बेस कैंप है बालटाल का श्रद्धालुओं के लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए, जहां पर करीब 50,000 अमरनाथ यात्रियों के रहने रुकने की गुंजाइश और सुविधा है। और उसके साथ साथ इसी बेस कैंप पर 100 बेड हॉस्पिटल जो है वो भी बनवाया गया है DRDO की तरफ से, ONGC की तरफ से, जहां पर सब तरह के इलाज की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए यहां पर रखी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और भक्तों को इस पवित्र गुफा के दर्शन से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना ये भी जाता है कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव खुद हिम शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। जब माता पार्वती की शादी हुई थी, शादी होने के बाद तो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ अमर कथा गुफा में लेके आए थे भोलेनाथ। 12-12 कोस अपने त्रिशूल से सभी जीव जंतुओं को दूर हटा दिया था उन्होंने। यहाँ कोई पेड़ पक्षी पसेरू कुछ नहीं था, मक्खर मच्छी कुछ नहीं था, सभी को पीछे हटा दिया था। एक गड़ा सड़ा तोते का अंडा रह गया था गुफा के अंदर। और वहाँ 6 महीने माता पार्वती कथा सुनती है और 6 महीने के बाद उसको नींद आ जाती है और 6 महीने के बाद वो अगली कथा फिर तोता सुन जाता है। उसका पूरा कथा सुनने के बाद वो सरजीव हो जाता है, अमर हो जाता है। इस कलयुग में उसका नाम फिर तोते का सुखदेव मुनि नाम है। बाबा बालकनाथ के नाम से अब उसको याद किया जाता है। भगवान शिव की महिमा अद्भुत अलौकिक है। पवित्र गुफा शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल अमरनाथ यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होकर अध्यात्म की अनुभूति प्राप्त करते हैं। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा की हमने बात की और देखिए पीछे पहाड़ों का ये मंजर भी आप देख सकते हैं। तो आपको आज हम बताएंगे डल झील के बारे में। क्या खबर है जो? क्योंकि सभी ठंड लग रही है क्योंकि सभी लोग उधर से जाते हैं यात्रा के लिए ना, तो देखिए एक मौका ये भी होता है कि वो लोग धार्मिक यात्रा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग श्रद्धालु लौट रहे हैं जाते हुए, वो डल झील पर जरूर रुकते हैं। सोने पे सुहागा पर्यटक बिल्कुल वो डल झील पर रुकते हैं और उसकी खूबसूरती का भी मजा ले रहे हैं। देखिए वहां की रौनक।
जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। ऐसे में श्रीनगर की डल झील पर्यटकों और अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर के श्रीनगर में, और श्रीनगर का मुकुट, कश्मीर का मुकुट जिसे कहा जाता है, वो ठीक मेरे दाईं ओर है। हम इस वक्त मौजूद हैं डल झील पर। डल झील कश्मीर का मुकुट है, यहाँ की सुंदरता है, यहाँ का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगर आप कश्मीर आते हैं, श्रीनगर आते हैं, और अगर आप डल झील नहीं आए, आपने डल झील में शिकारा की सवारी नहीं की, तो मानो आपका सफर, आपका दौरा अधूरा रहा। यहाँ बड़ी संख्या में हर रोज पर्यटक आते हैं, और खासकर सुबह और शाम को यहाँ बड़ी संख्या पर्यटकों की तादाद देखने को मिलती है। दूर दूर से आए पर्यटक हों या फिर अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्री, सब डल झील की सुंदरता पर मोहित हैं। अमरनाथ यात्रा पर आए यात्री लौटते वक्त श्रीनगर की डल झील पर रुककर झील का दीदार जरूर कर रहे हैं। पर्यटक डल झील पर रुकते हैं, शिकारा में बैठकर उसे निहारते हैं और इसकी खूबसूरती को स्मृति में कैद कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक आप देख पा रहे हैं जो कि शिकारा की सवारी करने के लिए पहुंचे हैं, और कुछ शिकारा की सवारी कर रहे हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं, जो इस वक्त डल झील के बीच में मौजूद है और शिकारा का आनंद ले रहे हैं। खास बात यह है कि अगर यहाँ कोई आता है तो वो जरूर डल झील को एक बार देखने जाता है, उसका दीदार करने जाता है। इसे मीठे पानी की झील कहा जाता है, और सबसे खास बात यह है, ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि कश्मीर के कई हिस्सों में जल की आपूर्ति भी, पानी की आपूर्ति भी डल झील से होती है। दरअसल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग हर साल बड़ी संख्या में पवित्र अमरनाथ गुफा जाते हैं। कोरोना के चलते 2 साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकी। ऐसे में इस बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु रिकॉर्ड तादाद में दर्शन के लिए आ रहे हैं, और वो श्रीनगर में डल झील में लुत्फ उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। डल झील का आकर्षण हर किसी को आकर्षित करता है, यहाँ की सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है, और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु आए हैं, वो भी एक बार अपने यात्रा को पूर्ण करने के बाद में लौटते वक्त श्रीनगर आकर, श्रीनगर कुछ देर रुककर डल झील को देखना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। डल झील को देखकर ही लौट रहे हैं। श्रीनगर के डल झील से मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ शुभम सिंह, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात प्रभु राम की नगरी यानी अयोध्या की कर लेते हैं। देखिए, अयोध्या की खबर जब से सामने आई है, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पे श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ वो जो है ना, नंबर्स में हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे थोड़ी भीड़ कम हो तो हम जाए, नहीं, लेकिन आपको जरूर जाना चाहिए। भीड़ तो देखिए ऐसी ही रहेगी। उसका कारण भी है, लोग बहुत सालों से अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आतुर थे, और जैसे ही मंदिर बना और उसके बाद से तो जाहिर सी बात है कि पीछे नहीं रहना चाहता, जल्दी से जल्दी दर्शन कर लिया। बिल्कुल दीपिका, वो इतना देखिए विशाल मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर है, तो लोग जाना ही चाहते हैं। और अब इसमें इजाफा ये हो गया है कि राम मंदिर में 20 नए पुजारी और ऐड कर दिए गए, यानी कि राम जी की जो सेवा है वो पूरी तरह से अच्छे स्तर पर की जाएगी। राम का धाम हमेशा से ही आस्था और भक्ति का पर्याय रहा है, लेकिन अब भगवान राम की यह आध्यात्मिक नगरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गई है। लाखों की संख्या में हर रोज भक्त रामलला के दर्शन को यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा रामलला के नए मंदिर में लगातार सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। शुभ समाचार ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब 20 नए पुजारी रामलला की सेवा में तैनात किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति की ओर से इन अर्चकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, और ये सभी रामलला की सेवा के लिए तैयार हैं। उन सबको जो है ट्रस्ट के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, और उनकी ड्यूटी जो है मंदिर के अंदर क्रम बार लगाई गई है, और आगे भी और जो मंदिर हमारे बन रहे हैं, ऊपर का प्रथम तल बन जाएगा राम दरबार का, तो वहाँ पर सब लोगों का उपयोग। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत करीब 2000 आवेदकों में से 20 का चयन हुआ था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। करीब 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इन अर्चकों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई गई। फिलहाल ये सभी अर्चक
मुख्य पुजारी सतेंद्र दास के नेतृत्व में रामलला के भोग, राग, पूजा पाठ, आरती और श्रृंगार में शामिल होंगे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से ही अलग अलग ग्रुप में इन अर्चकों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार भोजपुर जिला से हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री रामलला जी का पूजन अर्चन करूंगा। ये हमारे जीवन का बहुमूल्य समय है और यही हम प्रार्थना था भगवान से कि आप हमें अपने शरण में जगह प्रदान करें और हम आपका सेवा करें। सीता जी भी तो सीतामढ़ी बिहार से आई थी, यहीं की हो गई? जी 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 एकदम। तो हम भी इसीलिए भोजपुर जिला से हैं और भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। और भगवान के सेवा का ये वास्तव में सेवा का अवसर मिल रहा है। इतने बड़े प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे दूसरे मंदिरों के लिए भी अतिरिक्त पुजारियों की जरूरत होगी, जिसके लिए प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ट्रेंड पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो इनकी योग्यता के आधार पर ही ये चयन किया जाएगा कि कौन किस स्थान पर भविष्य में नियुक्त किया जाएगा। परकोटे के भीतर बनने वाले 6 मंदिरों में से हर एक मंदिर में सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच 3 से 4 अर्चक रहेंगे। इसी तरह कुबेर टीले पर भगवान शिव के मंदिर में भी इन अर्चकों की तैनाती होगी। सबसे ज्यादा अर्चक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा में तैनात किए जाएंगे। चाहे भक्ति हो, आस्था हो या व्यवस्था, रामलला का ये धाम हर मायने में श्रेष्ठ सिद्ध हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का वो आधार बन गई है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो भाई मैं इंतजार कर रही हूँ झमाझम बारिश का, जैसी पहाड़ों पर हो रही है, दिल्ली वाली नहीं। यहाँ बिल्कुल अफसोसनाक है क्योंकि आज जैसे ही सोकर उठी बारिश शुरू हुई और लगा कि एकदम झमाझम वाली बारिश होगी 5 मिनट मुश्किल से। उसके बाद ह्यूमिडिटी। देखिए मुझे ना इस बात की खुशी है कि वीकेंड आ गया है और बारिश हो रही है, नहीं तो हमने किस तरह से बारिश का इंतजार किया है। अच्छा वैसे अदिति एक बात बताइए, आपके लिए तो बारिश बड़ी खतरनाक होगी। गुड़गांव से जब यहाँ आती होंगी कितना लंबा ट्रैफिक जाम होता होगा। नहीं एक्चुअली खबरों में तो था कि ट्रैफिक जैम है, लेकिन आई थिंक वाटर लॉगिंग की समस्या हमने अभी गुड़गांव में इस वक्त देखी नहीं है और स्मूथली मैं ऑफिस पहुंच पा रही हूँ। बेटर हाल है के घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो चलिए देश भर में कैसा है मौसम का हाल वो भी देखिए जरा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून का असर दिखने लगा है। दिल्ली से मुंबई और शिमला से लेकर नैनीताल तक बारिश हो रही है। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। राजधानी के आसमान में बादलों का डेरा है तो रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिस वजह से मौसम कुछ ज्यादा ही खुशगवार है। देश के हर एक राज्य में मानसून की फुहारें बरस रही है और अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में मौसम हो गया है सुहाना। इस वक्त भी रुक रुक के जो है बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी बूंदाबांदी शुरू हो गई और इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पे, जहां लोगों की जो सैलानियों की संख्या है वो अच्छी मात्रा में यहाँ पे इस वक्त नजर आ रही है क्योंकि वीकेंड नजदीक है और लोग कर रहे हैं एंजॉय। मेरे पास कुछ बच्चे में सबसे पहले तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए हो आप यहाँ पे? थोड़ी देर पहले। और कब तक यहाँ रहने का इरादा है? बहुत देर तक। तो मजा आ रहा है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से तापमान में लगभग 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए राहत अभी और भी है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही सुहाना बना रहेगा। रुक रुक कर बारिश की फुहारें आपको भिगोती रहेंगी और गर्मी में भी खुशनुमा एहसास कराती रहेंगी। दिल्ली में जैसे आपने कहा कंटिन्यूस रेन हो रहा है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है, वैसा ही रेनफॉल हमारा अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जैसे मानसून ट्रफ थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा साउथवर्ड, तो वहां फिर लाइट रेनफॉल का ही हमारा अनुमान है उसके बाद। जी तो दिल्ली में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है या नहीं? नहीं, अभी येलो अलर्ट है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही है। और कब तक ऐसी रहने वाला है? आने वाले 2 दिनों में ऐसा रहेगा, उसके बाद लाइट रेन डिजल रहने का अनुमान है, कहीं न कहीं इस समय होता रहेगा।
दिल्ली में तो मौसम खुशगवार है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश जमकर हो रही है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हिमालयस में भी तीनों स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, हैवी स्पेल रहेगा और स्पेसिफिकली उत्तराखंड के लिए कंटिन्यूज आने वाले 4-5 दिनों में वेरी हैवी रेन 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल रहने का अनुमान है और जिसके कारण कंटिन्यूज रेनफॉल से थोड़ा वहां लैंडस्लाइड वगैरह का भी थोड़ा रिस्क रहता है, तो इसके लिए वहां हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है। आईएमडी ने कर्नाटक के मंगलुरु सहित कई जगहों पर 6 जुलाई तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में बिजली और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय में आज से 6 जुलाई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र में 5 से 7 जुलाई के दौरान अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून अभी एक्टिव फेज में है। कंटिन्यूसली भारत के ज्यादातर हिस्सों में वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार सारी जगहों में वेरी हैवी रेनफॉल का है। पंजाब में हैवी रेनफॉल का है। इसके अलावा हरियाणा में भी हम कल से ऑरेंज अलर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा जो मेजर हमारा रेड अलर्ट एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। वहां पे अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय के लिए हमने रेड दिया है, जो आप सैटेलाइट पिक्चर से भी देख सकते हैं साइड जहां पर एरिया है। इसके अलावा जहां भी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन फेवरेबल है तो गुजरात स्टेट के लिए भी, स्पेसिफिकली साउथ गुजरात के लिए आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। वेस्ट कोस्ट भी एक्टिव है, वहां तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं जिसके कारण ज्यादा एक्टिविटी होती है। वहां भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, वहां भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली से मुंबई तक मानसूनी बारिश हो रही है। कहीं मौसम का खुशनुमा एहसास है तो कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के दरमियान दिल्ली वालों के लिए फिलहाल मानसून राहत का पैगाम लेकर आया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से आर्टिकल 370 हटने के बाद से हम देख रहे हैं घाटी में एक्चुअली में बहुत विकास हुआ है। कितनी चीजें हमने देखी जो पहले हम उसकी तस्वीरें नहीं देख पाते थे। वाकई में मुझे लगता है क्वाइट अ प्रोग्रेस। देखिए प्रोग्रेस आप इस तरीके से भी देखिए कि अभी तक हम लोग जब पहाड़ों पर जाने की बात करते थे हमारे पास सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशन, आप हिमाचल चले जाइए या फिर आप चले जाइए उत्तराखंड, ज्यादा से ज्यादा हम नॉर्थ ईस्ट का प्लान बना लेते हैं। लेकिन इसी के बाद 370 हटने के बाद एक चीज जो बहुत अच्छी आई है कि लोग अब कश्मीर की खूबसूरती का भी दीदार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले वो बॉलीवुड फेस्टिवल के बारे में भी सुना था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। एलओसी पर पर्यटकों की बहार छाई हुई है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लिहाजा सीमा से सटे इलाके भी अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार हो रहे हैं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आपके सामने है। घाटी में अब गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, अब हथियारों और आतंक का जोर नहीं, यहाँ पर्यटन और रोजगार है। ये नए कश्मीर की बदलती तस्वीर है जिसकी झलक इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इनकी खुशी, इनकी मुस्कुराहट की वजह है घाटी में सुख, चैन और अमन शांति। पिछले 5 सालों में यहाँ की सूरत और सीरत बदल गई है। ये है श्रीनगर से करीब 160 किलोमीटर दूर एलओसी पर मौजूद केरन सेक्टर, जो कि अब बॉर्डर टूरिज्म का हब बन गया है। इससे अच्छा ये हुआ है बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए कि जो बॉर्डर टूरिज्म है, एलओसी टूरिज्म है, वो अब बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है लोग उत्सुक हैं। अगर आप देश की बात करें, दुनिया की बात करें, तो जो एलओसी का माहौल है, बॉर्डर देखने के लिए हर कोई जो है आना चाहता है।
और आज अगर आप एलओसी की बात करें और खासकर जो केरन इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पे हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ये कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जो ज्यादा लोग आके देखते नहीं है, बहुत खूबसूरत है और आप बिल्कुल सामने बॉर्डर के साथ ऐसे बैठ के पार्टी कर सकते हो, अपने देश में हो। बिल्कुल सर, जरूर आओ। यहाँ पर बंदूकों और बंकरों की जगह अब होटल और टेंट ने ले ली है। एलओसी पर छोटे होटल, होम स्टे और कैंपिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। पिछले साल करीब 60,000 सैलानी यहाँ पहुँचे थे। इस साल अब तक करीब 25,000 लोग आ चुके हैं। एडवांस बुकिंग होने से यहाँ स्थानीय कारोबारियों की चांदी हो गई है। तो काफी लोग आ रहे हैं। 2021 में मैंने और तस्लीम भाई ने ये काम शुरू किया था, तो माशाल्लाह आज काफी लोग आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने बॉर्डर टूरिज्म किया, और अभी जो हमारा काम चल रहा है माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। जाहिर है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नियंत्रण रेखा के पास सेल्फी पॉइंट भी बना है, जहाँ सैलानी प्रकृति के अद्भुत नजारों के साथ साथ अपने यादगार लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ पर पीओके को देखने का भी अनुभव मिलता है, जो कि किशनगंगा नदी के दूसरी तरफ केवल 100 मीटर की दूरी पर है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो मतलब हमारे देश के लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, केरन आ रहे हैं और आए भी। इंशाल्लाह केरन में शांति है, वो फायर का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। कश्मीर घाटी में शांति कायम करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जहां घाटी में पर्यटन को पंख लगे हैं, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं उस शादी की जो शायद हमारे देश की सबसे बड़ी और लंबी होने वाली शादी है, द ग्रेट अंबानी वेडिंग की। तो तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखाते हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जो है 12 तारीख को होने वाली है। तो 12 से 14 तारीख, 14 जुलाई तक यहां पर तमाम फंक्शंस होने वाले हैं। इससे पहले प्री वेडिंग्स आपने कई सारे देख लिए और अब इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कितने एक्साइटेड हैं? आपको लग रहा है कि अब क्या खास होगा? अब हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत खास तो हो चुका अदिति, बहुत कुछ हमने दिखाया। जस्टिन बीबर की लगातार मैं तस्वीरें देख रही हूँ, जिस तरह से वो एयरपोर्ट से बाहर आए और आज उनके परफॉर्मेंस की भी बात हो रही है। ऐसे कई और इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिन्हें न्योता भेजा गया है, वो परफॉर्म करेंगे और काफी बड़ी फीस लेकर यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और इससे पहले जब उनके प्री वेडिंग फंक्शंस हुए थे, उसमें भी हमने कई बड़े बड़े सिंगर्स को देखा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ खास इस बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले प्री वेडिंग्स में कमाल धमाल सब देखा हमने। इंतजार इस बार यानी कि शादी के मौके पर क्या खास है। देखिए, हर तरह की सेलिब्रेशन आपको अनंत और राधिका की वेडिंग की हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक अंदाज है वो भी दिखाना बनता है। दरअसल डांडिया नाइट का भी वहां पर आयोजन किया गया है। गुजराती शादी, तो ऐसे में डांडिया नाइट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, उनकी दादी कोकिला बेन ने ये आयोजित किया है, जिसमें मामूली सेरेमनी और डांडिया नाइट आप देख रहे हैं। बुधवार को एंटीलिया में ये रस्म निभाई गई थी, जिसमें अलग अलग रंग के कपड़ों में ये लोग नजर आए हैं। काफी ज्यादा अच्छी लहंगों में नजर आए हैं ये लोग। ये अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी समारोह से जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर है। मुंबई में अंबानी परिवार ने डांडिया नाइट का आयोजन किया। यूं तो ये शाही शादी 12 तारीख को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी, लेकिन शादी से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं। बुधवार को एंटीलिया में मामेरू रस्म निभाई गई, जिसमें अंबानी और मर्चेंट परिवार के करीबी लोग शामिल हुए। इस बीच इस शादी को यादगार बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। डेकोरेशन से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में यूनिक फ्लैश मॉब होने वाला है। दरअसल फ्लैश मॉब एक बड़े डांस ग्रुप को कहते हैं, जो तय जगह पर आकर परफॉर्म करके गायब हो जाते हैं। इस परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन तालमेल होना जरूरी है। ये सेरेमनी 13 जुलाई को होगी और कहा जा रहा है
कि फ्लैश मॉब में एक श्लोक पर 60 डांसर परफॉर्म करेंगे। सूत्रों की माने तो ये फ्लैश मॉब दुल्हन राधिका मर्चेंट और दूल्हे अनंत अंबानी के साथ एंट्री लेगा और इस खास डांस की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी फेमस कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को दी गई है। जाहिर है ये फ्लैश मॉब वेडिंग सेलिब्रेशन का खास आकर्षण बनने वाला है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल स्टार भी इस शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए परफॉर्म करेंगे। इसमें ड्रेक, अडेल, जस्टिन बीबर और लाना डेल रे का नाम शामिल है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न 12 से 14 जुलाई तक चलने वाला है। दोनों की शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। इसके बाद 13 जुलाई को कपल का शुभ आशीर्वाद समारोह होगा और फिर 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा। इस शादी में अंबानी और मर्चेंट परिवार के साथ सेलिब्रेशन में शामिल होने बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, बिजनेस और सियासी दुनिया की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। मुंबई से अनीता ब्रिटो और सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, झारखंड के अति पिछड़े जिले खूंटी में जिला प्रशासन ने कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। न सिर्फ ये इलाका बेहद पिछड़ा है, बल्कि यहाँ के गांवों में अस्पताल जैसे स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। 4 जिले में 100 में से 15 से 20 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में जिला प्रशासन यहां के बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए 15 दिन का कार्यक्रम चला रही है, जिसमें बच्चों को विटामिन की दवाई के साथ साथ पोषण से भरपूर आहार देना शामिल होगा। उम्मीदों से भरी ये बस झारखंड के अति पिछड़े जिले खूंटी में सेहत का पैगाम लेकर आई है। ये न्यूट्रिशन वैन खूंटी के दूर दराज के उन तमाम इलाकों में मौजूद कुपोषित बच्चों की अच्छी सेहत की गारंटी बनकर सामने आई है। खासकर उन गांवों में जहां न अस्पताल है, न ही इलाज की कोई पुख्ता व्यवस्था। पोषक आहार का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ऐसे में कुपोषण के खिलाफ जंग में न्यूट्रिशन वैन की कोशिश रंग ला रही है। यहाँ जो 15 दिन का पोषण शिविर लगा है, इसमें बच्चों को खाना मिल रहा है, बहुत स्वादिष्ट है, सब बच्चे खा रहे हैं। इस अभियान को जिला प्रशासन राजकुमारी फाउंडेशन के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है। ये 15 दिन का पोषण आहार कार्यक्रम है। न्यूट्रिशन वैन के साथ आई टीम आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ मिलकर सुदूर गाँव में जाकर जच्चा बच्चा की स्क्रीनिंग करती है। अभी स्क्रीनिंग हो रहा है, जिसमें हमने सभी बच्चों का, जितने भी आंगनबाड़ी 4 गांव हैं, चारों गांव के आंगनबाड़ी सेविका लोगों ने बच्चों को लेकर आया, उनका हाइट वेट सारा मेजर किया है हमने। इसके बाद जो बच्चे कुपोषित निकलेंगे उनके लिए न्यूट्रिशन कैंप चलेगा। स्क्रीनिंग के बाद सारी रिपोर्ट डॉक्टर को भेजी जाती है। रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर की टीम कुपोषित बच्चों को चिन्हित करती है और फिर शुरू होती है उन बच्चों की देखभाल। कुपोषित बच्चों को विटामिन की दवाई के साथ साथ 15 दिन तक अलग अलग तरह के पोषक आहार दिए जाते हैं। विशेष रूप से टेली मेडिसिन की व्यवस्था के साथ एक योजना, एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर्स का चयन किया है जहाँ पर ऐसे बच्चों की संख्या सैम और मैम के केसेस सबसे ज्यादा है। फिर वहाँ वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोगों ने विशेष अभियान चला करके उनको विशेष प्रकार के 15 दिन के लिए एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा। साथ ही साथ हम लोगों ने उनको विशेष प्रकार से तैयार किए गए एक लड्डू जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व मौजूद हैं, उनको उपलब्ध कराया। कुपोषण के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग रंग ला रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खूंटी जिला पूरी तरह कुपोषण मुक्त हो जाएगा। खूंटी से अरविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, खुशनुमा मौसम है, बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की फुहार ही है। ऐसे में गर्मा गर्म चाय हो तो लाइफ बन जाती है। बिल्कुल, देखिए, चाय के साथ ढेर सारी अच्छी खबरें और खूब सारी मस्ती भरी बातें, यही खासियत है हमारे शो की। और मौसम तो सुहाना है ही, वीकेंड भी है, यानी मौका भी है और दस्तूर भी। घर बैठिए, चाय का मजा लीजिए और सुकून के पल बिताइए। बिल्कुल, सुकून के पलों के साथ साथ अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलेंगे सोमवार को ठीक 5 बजे चाय पर चर्चा में।